हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदराकार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है ALP की साइंस की ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। इसी प्रकार से जो हमारी क्लास है डेली सुबह 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है। तो सबसे पहले आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी क्लास का मिल सके। साथियों, डेली हमारी शानदार ज़बरदस्त क्लास होती है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे आपकी शानदार जो है तैयारी बना सके हम बहुत ही मजबूत तरीके से। साथियों, एग्जाम का समय बहुत ही जल्दी नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से बूस्टअप करिए, जिससे आपकी तैयारी और भी शानदार और स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आज आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपके ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी है सूर्य की रोशनी, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। जिनमें इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। इनमें साथियों अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान देना, ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। जी हाँ साथियों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है ओस्मियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो साथियों, इसमें से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो ध्यान देना है टंगस्टन जो धातु है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का उपयोग हम बल्ब में करते हैं। इसलिए बल्ब में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वह करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या है साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी है। जी हाँ साथियों, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपके ऑप्शन है लिथियम, ऑप्शन बी है इरिडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है ओस्मियम। तो साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो क्या ध्यान देना, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। जी हाँ साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आपके ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है निर्वात में, ऑप्शन डी है स्टील में। तो साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है साथियों, ध्यान देना है इसमें जो है। तो इस हिसाब से क्या होता है, ध्वनि सर्वाधिक किसमें ट्रेवल करता है। ध्वनि जो होती है ठोस, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, द्रव्य किसमें होती है, द्रव्य। उसके बाद ये जो गति होती है सबसे कम होती है गैस में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील में सर्वाधिक हो जाएगी। ध्वनि गति सर्वाधिक किसमें होगी, स्टील में, ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या इसी प्रकार से इसका क्रम चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व। जी हाँ साथियों, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, गर्म करने पर किसी भी धातु का घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लाल रंग का। जी हाँ साथियों, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। जी हाँ साथियों, लाल रंग का जो गुलाब होता है वह हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है लाल। तो साथियों, ध्यान ये देना है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। जी हाँ साथियों, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए है मैनोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी है फेदोमीटर। तो साथियों, दूध की शुद्धता होती है वह किस यंत्र से नापी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता से लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, डायनेमो का कार्य है। जी हाँ, डायनेमो का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ध्यान ये देना है कि जो डायनेमो का कार्य क्या होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, डायनेमो करता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शन ए है JL बेयर्ड,
ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है जेम्स वाट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बियर्ड ने किया था। किसने किया था? जेएल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जेएल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न क्या है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो साथियों हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हें हम कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लोहे के पाइप। जी हाँ साथियों लोहे का पाइप जो होता है, हमारा प्रश्न क्या है ध्यान देना है कि लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लग सके, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उन पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जिससे उनमें जंग ना लगे। ऑप्शन ए है अनिलीकरण, ऑप्शन बी है बाल्कनीकरण, ऑप्शन सी है यस दलेपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है उसमें जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे उनमें जंग ना लगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? इस प्रक्रिया को कहते हैं यस दलेपन। क्या बोलते हैं? यस दलेपन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा यस दलेपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो साथियों किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है डिहाइड्रेटिंग के रूप में। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है फिल्ट्रेशन द्वारा, इवापोरेशन द्वारा, डिसेंट्रेशन द्वारा यानी निस्तारण द्वारा या सेडिमेंट्रेशन या अवसादन द्वारा। तो विलेय को विलयन से पृथक, विलेय को विलयन से पृथक किस वजह से किया जाता है? तो विलेय को विलयन से पृथक वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो साथ ही इनमें से कौन सी गैस होती है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ध्यान देना है क्लोरीन जो गैस होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न क्या है जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, जी हाँ साथियों पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों क्या ध्यान देना है, हमारा प्रश्न क्या था कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती? तो ध्यान देना है जो पोटेशियम क्लोराइड गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस निकलती है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो वन लाइनर के रूप में होंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से शानदार जबरदस्त तैयारी हम आपके करवाने वाले हैं जो एक आपकी तैयारी को और मजबूत और बूस्टअप करेगा। ठीक है अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से देखते हैं वन लाइनर का पहला प्रश्न कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। अगला दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ध्यान देना है विटामिन जो सी होता है वह दूध में नहीं पाया जाता। क्या विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ साथियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न क्या है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन ए और ई जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड वो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ साथियों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जो होती है वह हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है। ठीक है अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है कि धावन जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है तो सोडियम जो कार्बोनेट होता है
यानी कि Na2CO3 क्या ध्यान देना है, Na2CO3 जिसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा के नाम से बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। क्या ध्यान देना है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, पिताजी। क्या ध्यान देना है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। क्या इसके लिए ट्रिक ध्यान रखना है, पिताजी ध्यान रखना है, पिताजी आपको ये ध्यान रख लेना है, पिताजी के रूप में इस तरह से हमारी ट्रिक हो जाएगी। पी से हो जाएगा साथियों, जो पी से हो जाएगा उसमें हो जाएगा पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, और ता से साथियों हो जाएगा, ता से हो जाएगा आपका तांबा, और जा से हो जाएगा साथियों आपका जिंक। ध्यान रहेगा क्या, पिताजी इसके लिए ट्रिक हो जाएगी, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जा से हो जाएगा जिंक। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से ये ट्रिक रहेगी, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जी हाँ साथियों, कैल्सीफिरोल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। अगला प्रश्न क्या है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो कॉर्निया का दान नेत्रदान में किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का, कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। जी हाँ साथियों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्पिग्नोमीटर जो होता है उसका प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है साथियों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम रीड ओनली मेमोरी जो होती है वह कंप्यूटर की जो कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। ध्यान रहेगा क्या साथियों, ये थी आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आते हैं, तो हमारी क्लास को आप बढ़िया तरीके शानदार तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। जो चैनल है आपका चैनल, आपका अपना चैनल ये मान के चलिए, आपका एक पर्सनली ऐप है, इसमें जो भी आप कमेंट करेंगे उसका शानदार तरीके से रिप्लाई किया जाएगा, और उसी बारे में यदि आपसे संबंधित हमको जानकारी लगेगी हम वीडियो भी उसकी लेकर के आएंगे। तो साथियों, यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय।